आज हमारे पास यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की दूसरी तिमाही के नतीजों पर हुई कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है और इसे पढ़कर एक कहानी सामने आती है। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो भारत के इस भीड़-भाड़ वाले ट्रैवल मार्केट में चुपचाप एक बहुत मजबूत किला बना रही है। तो चलिए आज इस किले के सीक्रेट सॉस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसकी दीवारें असल में कितनी ऊंची हैं। ये किला वाली बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब आप पहली नज़र में आंकड़े देखते हैं तो वे किसी भी आम ट्रैवल कंपनी जैसे नहीं लगते। हाँ, मैं वही देख रहा था। सबसे पहले जो आंकड़े सामने आते हैं वे सच में चौंकाने वाले हैं। एक मिनट। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू यानी राजस्व में 48% की बढ़ोतरी। ये तो ठीक है, लेकिन ईबीटा मतलब ब्याज, टैक्स और बाकी कटौतियों से पहले की कमाई में 125% की उछाल, ये तो असाधारण है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा लागत में कटौती करती है, पर यहां तो रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ा है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यह उछाल सिर्फ एक चीज से नहीं आ रहा। ये उनके दो अलग अलग बिजनेस मॉडल के मिले जुले असर का नतीजा है। एक तरफ है उनका उपभोक्ता बिजनेस, यानी हम और आप जैसे लोग जो सीधे टिकट बुक करते हैं, और दूसरी तरफ है उनका कॉर्पोरेट बिजनेस, जहां वे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ट्रैवल मैनेज करती हैं। और असली ताकत, जैसा कि कॉल से साफ पता चलता है, उनके कॉर्पोरेट बिजनेस में छुपी है। खास तौर पर इसमें सिर्फ होटल और फ्लाइट बुकिंग ही नहीं, बल्कि माई सेगमेंट का भी बड़ा हाथ है। माइस, ये कंपनियों के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना? बिल्कुल। उनकी सालाना मीटिंग्स, सेल्स कॉन्फ्रेंस या फिर डीलर्स के लिए बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां, ये हाई मार्जिन वाले इवेंट्स होते हैं और यात्रा इस सेगमेंट में बहुत मजबूत पकड़ बना रही है। इसी वजह से कॉर्पोरेट बिजनेस में साल दर साल लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, तो यहाँ एक पहेली है। कॉल में ये भी बताया गया कि कॉर्पोरेट बिजनेस तो 25% बढ़ा, लेकिन उपभोक्ता बिजनेस में करीब 10% की गिरावट आई। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ये उस किले में एक कमजोर दीवार की तरह नहीं है? हाँ, और ये गिरावट देखने में भले ही चिंताजनक लगे, लेकिन कॉल से जो इशारा मिला वो ये है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। कंपनी जानबूझकर ज्यादा मुनाफे वाले कॉर्पोरेट सेगमेंट पर अपना ध्यान और पैसा लगा रही है। उपभोक्ता बाजार में क्या होता है, हर कंपनी भारी छूट देकर ग्राहक खींचने की कोशिश करती है, जिससे मार्जिन पर बहुत दबाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि यात्रा उस महंगी लड़ाई से थोड़ा बचकर अपनी ऊर्जा वहां लगा रही है जहां उसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। मतलब वो जानबूझकर एक लड़ाई हार रहे हैं ताकि वे पूरी जंग जीत सकें। ये दिलचस्प है। तो फिर आते हैं इस कॉर्पोरेट बिजनेस पर, जिसे सीईओ ध्रुव श्रृंगी ने कॉल में सीक्रेट सॉस कहा। ये सीक्रेट सॉस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में इतना मजबूत है? आज के जमाने में कोई भी बड़ी टेक कंपनी इसे कॉपी क्यों नहीं कर सकती? यह एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सर्विस के गहरे इंटीग्रेशन में छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि यात्रा सिर्फ एक बुकिंग पोर्टल नहीं है, वो कंपनियों के एचआर और फाइनेंस सिस्टम के साथ सीधे जुड़ जाती है। कॉल में एक शानदार उदाहरण दिया गया। मान लीजिए किसी कंपनी की पॉलिसी है कि अगर किसी कर्मचारी की फ्लाइट 5.5 घंटे से ज्यादा की है, तभी वो बिजनेस क्लास में सफर कर सकता है, वरना उसने इकोनॉमी में ही जाना होगा। बिल्कुल। अब यात्रा का सिस्टम इस पॉलिसी को समझता है। जब कोई कर्मचारी टिकट बुक करने जाएगा तो उसे बिजनेस क्लास का विकल्प दिखेगा ही नहीं अगर उसकी फ्लाइट छोटी है। उसे अप्रूवल के लिए किसी मैनेजर या एचआर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। सिस्टम खुद ही कंपनी की पॉलिसी लागू कर देता है। इसके अलावा अगर किसी कंपनी ने किसी होटल चेन के साथ खास रेट तय किए हैं, तो यात्रा का प्लेटफॉर्म सिर्फ वही रेट दिखाएगा। तो ये सब सुविधा नहीं है, ये कंपनियों के लिए पैसा और समय बचाने का एक टूल है। और एक बार कोई कंपनी अपने सारे सिस्टम इसके साथ जोड़ दे तो इसे छोड़कर जाना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि उनका ग्राहक छोड़ने की दर, यानी कस्टमर चर्न, सालाना 3% से भी कम है। 3% से कम? हाँ, ये अविश्वसनीय रूप से कम है। इसका मतलब यह है कि उनका रेवेन्यू हर साल लगभग पक्का है। ये किसी सब्सक्रिप्शन बिजनेस जैसी स्थिरता देता है, जो ट्रैवल जैसे उतार चढ़ाव वाले सेक्टर में एक बहुत बड़ी बात है। तो उनका किला सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इस गहरे रिश्ते से बना है। बिल्कुल। ये गहरा इंटीग्रेशन तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता होगा। तो क्या कॉल में ये बात हुई कि वे भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे एआई,
का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इस मॉडल को बनाए रखने के लिए, या कहीं कि इस किले की दीवारों को और ऊंचा करने के लिए? हाँ, और ये दिखाता है कि वे सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि कल के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने अपने एआई असिस्टेंट दिया एआई मतलब DIY एआई का जिक्र किया। दिया की मदद से वे बुकिंग के अनुभव को और भी आसान बना रही हैं। आप बस एक लाइन में अपनी ज़रूरत बता सकते हैं, जैसे मुझे कल सुबह 8 से 9 के बीच इंडिगो की मुंबई की फ़्लाइट दिखाओ, या एक और जटिल सवाल, मुझे मुंबई में साकीनाका के पास एक 5 स्टार होटल दिखाओ जिसमें कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिलता हो। मतलब गूगल पर सर्च करने जैसा आसान अनुभव। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैंसी फीचर है या इससे कंपनी को कोई असली व्यावसायिक फायदा भी हो रहा है? यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका फायदा सिर्फ ग्राहक को नहीं बल्कि कंपनी को भी है। एआई का इस्तेमाल सर्विसिंग की लागत कम करने में भी हो रहा है। कॉल में बताया गया कि ईमेल पर आने वाली आम रिक्वेस्ट जैसे टिकट कैंसिल करना या सबसे सस्ती फ्लाइट्स के विकल्प मांगना अब एआई के जरिए ऑटोमेट की जा सकती हैं। उनका अनुमान है कि इस ऑटोमेशन से इस वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 75 कर्मचारियों का काम और अगले साल के अंत तक 200 कर्मचारियों का काम ऑटोमेट हो सकता है। 200 लोगों का काम, ये लागत में तो एक बड़ी बचत है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी का दूसरा पहलू भी दिखाता है। बिल्कुल, और ये ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जहां सर्विस का मतलब कॉल सेंटर पर बैठे लोगों से था, अब वो धीरे धीरे एक स्मार्ट असिस्टेंट में बदल रहा है। ये सिर्फ यात्रा की कहानी नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री की कहानी है। चलिए कॉल की कुछ और छोटी छोटी लेकिन दिलचस्प बातों कराते हैं। एक सवाल पूछा गया कि इस तिमाही में एयरलाइन टिकटों पर कंपनी का मार्जिन थोड़ा कम क्यों हुआ? तिमाही इतनी अच्छी थी, फिर मार्जिन पर दबाव क्यों? इसकी वजह काफी सीधी है और उनकी बिजनेस रणनीति का ही एक हिस्सा है। यात्रा हर साल 1 अगस्त को अपनी सालगिरह मनाती है और पूरे अगस्त महीने एक बड़ी सेल चलती है। इस वजह से उपभोक्ता बिजनेस में प्रमोशन पर ज्यादा खर्च होता है, जिससे एयर टिकट पर मार्जिन स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन क्या इससे निवेशकों को ये संकेत नहीं जाता कि कंपनी को ग्रोथ के लिए मार्जिन की कुर्बानी देनी पड़ रही है? क्या ये एक चिंता का विषय हो सकता है? ये एक जायज सवाल है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये गिरावट नहीं बल्कि सुधार है। पिछले साल की इसी तिमाही में मार्जिन 3.2% था, जबकि इस साल प्रमोशन के बावजूद ये 3.9% रहा। अच्छा, तो असल में वे प्रमोशन के साथ साथ अपना मार्जिन भी बेहतर कर रहे हैं, जो उनकी बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। तो वे एआई से पैसे बचा रहे हैं, उनका कोर बिजनेस मजबूत है, ये सब उनकी बैलेंस शीट पर भी अच्छा दिखना चाहिए। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है? बहुत मजबूत। उन्होंने अपना कर्ज काफी कम कर लिया है और उनके पास अच्छी खासी नकदी भी है। और इसी आत्मविश्वास के दम पर मैनेजमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने पूरे साल के एडजस्टेड EBITDA ग्रोथ के अनुमान को 30% से बढ़ाकर 35% से 40% कर दिया है। अच्छा, जब कोई कंपनी अपना अनुमान बढ़ाती है तो यह एक बहुत मजबूत संकेत होता है कि उन्हें आने वाले समय में अपने प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? ट्रैवल बिजनेस तो छुट्टियों और सीजन पर बहुत निर्भर करता है। हाँ, और मैनेजमेंट ने इस बारे में भी पूरी पारदर्शिता रखी। उन्होंने साफ किया कि कॉर्पोरेट ट्रैवल में सीजन का असर होता है। तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर दिवाली और क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से थोड़ी धीमी रहती है, क्योंकि लोग बिजनेस के लिए कम यात्रा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च फिर से बहुत मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनियां इस साल के आखिर में अपना बचा हुआ बजट खर्च करने की कोशिश करती हैं और व्यापारिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। तो भविष्य के विकास के लिए उनका प्लान क्या है? क्या ये सिर्फ मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा बिजनेस लाने पर निर्भर है, या वे अपने किले का विस्तार भी कर रहे हैं? वे विस्तार भी कर रहे हैं। इसी तिमाही में उन्होंने 34 नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जोड़े हैं, जिनसे सालाना 2.6 अरब रुपए के बिजनेस की क्षमता है। 260 करोड़। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी ग्रोथ की कहानी सिर्फ मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने से नहीं बल्कि लगातार नए बड़े ग्राहक जोड़ने से भी आ रही है। बाजार में उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की मांग बनी हुई है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ऐसा लगता है कि यात्रा की सफलता का राज उसके कॉर्पोरेट बिजनेस के मजबूत किले में है, जिसे गहरी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और कम ग्राहक छोड़ने की दर जैसी मजबूत दीवारों ने घेर रखा है। एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी इन दीवारों को और ऊंचा बना रही है और कंपनी की वित्तीय सेहत भी अच्छी है। तो क्या भविष्य में ग्रोथ का रास्ता सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धियों से ग्राहक छीनने से ही आएगा? और यहीं पर इस कॉल की सबसे बड़ी और शायद सबसे जरूरी बात छिपी है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
कॉल में बार बार ये चर्चा हुई कि यात्रा दूसरे प्रतिस्पर्धियों से बाजार में हिस्सेदारी कैसे जीत रही है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी सामने आया कि भारत में कुल ट्रैवल मार्केट में ऑनलाइन बुकिंग की पहुंच लगभग 45% है, लेकिन कॉर्पोरेट ट्रैवल मार्केट में ये सिर्फ 20% है। 1 मिनट, सिर्फ 20%? इसका मतलब है कि 80% कॉर्पोरेट ट्रैवल बुकिंग आज भी ऑनलाइन नहीं होती? बिल्कुल, 80% बाजार अभी भी पारंपरिक तरीकों से काम कर रहा है, यानी फोन कॉल, ईमेल और लोकल ट्रैवल एजेंट्स के जरिए। तो असली और बड़ा अवसर शायद सिर्फ अपने ऑनलाइन प्रतिस्पर्धियों से लड़ने में नहीं, बल्कि उस 80% विशाल बाजार को पहली बार ऑनलाइन लाने में है। मतलब यात्रा का असली मुकाबला शायद किसी दूसरी कंपनी से नहीं, बल्कि बाजार की पुरानी आदत से है। सही। तो आज की बातचीत के बाद सोचने वाली बात यह है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी कंपनी को जो हमेशा से एक ऑफलाइन एजेंट का इस्तेमाल करती आई है, उसे पहली बार पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए क्या चाहिए होगा? शायद सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि विश्वास और एक ऐसा पार्टनर जो हाथ पकड़कर इस बदलाव की प्रक्रिया में उसकी मदद कर सके। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बेचने की बात नहीं है, ये काम करने का पूरा तरीका बदलने की बात है। और जो कंपनी इस बदलाव को सबसे अच्छी तरह से मैनेज कर पाएगी, वही इस 80% बाजार पर कब्जा करेगी।